हो हेलो 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 क्लास 11th के बच्चों, बेसब्री का इंतजार खत्म हो चुका है। हम लोग 12th 9th और 10th की क्लास के साथ साथ आज से क्लास 11th की भी क्लास चालू करने वाले हैं। क्लास 11th का शुभारंभ हम लोग बायोलॉजी से करेंगे क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा हैं और मैं भी बायो का टीचर हूँ। तो हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का पहला लेक्चर होगा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे किसी एक्स्ट्रा चैप्टर को पढ़ने नहीं वाले। आज हम लोग केवल किन किन चैप्टरों हमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, हम केवल उसकी बात करेंगे। और हमारे अगले आने वाले चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स, मतलब कि थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन या एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है ना। देखो, हम लोगों ने 10 चैप्टर के नाम यहाँ लिखे हैं, तो ये मत सोच लेना कि केवल 10 चैप्टर होने वाले हैं। आपके टोटल 22 चैप्टर बायोलॉजी में होते थे और कोविड-19 के बाद से 25 या 30% जो कटा था सिलेबस, उसके थ्रू 3 चैप्टर जो है वो ऑलरेडी कट चुका है। तो इसका मतलब आपको टोटल 19 चैप्टर बायोलॉजी के कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेंगे। जी हाँ, जैसे आपने कक्षा 9 में केवल 2 चैप्टर पढ़े थे, कक्षा 10 में 4 चैप्टर और कक्षा 11 में अब आप पढ़ोगे 19 चैप्टर, सीधा जंप, 3 गुना 4 गुना जंप हो गया, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के सामने मैंने अभी 10 चैप्टर लिखे हैं, इसके बाद आगे के 9 चैप्टर हम लोग पहले देखेंगे। पहले ये 10 चैप्टर, क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है इसके लिए। देखो, एनालिसिस चालू करें, चलो देखो। सबसे पहला है आपका जीव जगत, यानी कि लिविंग वर्ड। इस जीव जगत वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जीव होते क्या हैं। इनमें आप पढ़ोगे निर्जीव और जीव में अंतर, डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि एक वस्तु जिसमें जान नहीं होती और वो जीव जिसके अंदर जान होती है, उन दोनों में अंतर क्या होता है और उन दोनों को हम लोग कैसे बांटते हैं, ये बात याद रखना। जीव जगत में हम लोग पढ़ेंगे कि जीव का नामकरण भी कैसे करा जाता है। यस, इनमें क्या कहते हैं, कैरोलस लीनियस के बारे में भी था। इनके में कैसे भी जीव जगत को कैसे बांटा गया, कि जैसे पेड़ पौधों को पेड़ पौधे बोले गए, है ना। पहले सबको एक जीव बोला जाता था, फिर बाद में 2 पार्ट में बटे, एक में आते थे पेड़ पौधे, एक में आते थे जीव जंतु, फिर उनको अलग अलग बांटा गया। ऐसे से हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2, इसी से एकदम रिलेटेड जीव जगत का वर्गीकरण। यहाँ पर हम जीव जगत को एकदम बांटेंगे। आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, जीव जगत का वर्गीकरण 5 किंगडम में करा गया था, ठीक है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट किंगडम, 5 किंगडम होते हैं। किंगडम मोनेरा, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, सभी बैक्टीरिया को लगते हैं, यानी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। कौन कौन से, एक आता है हमारा मोनेरा, एक आता है प्रोटिस्टा, एक होता है फंजाई, एक होता है एनिमल किंगडम, एक होता है प्लांट किंगडम, ठीक। मोनेरा में हम सभी के सभी बैक्टीरिया को रखते हैं। प्रोटिस्टा में हम सभी प्रोटोजोवन को रखते हैं, है ना, यानी प्रोटोजोआ को। फंजाई में हम लोग सभी के सभी फंजाई वगैरह को रखते हैं, ठीक है ना। जितने फंजाई कवक होते हैं, जैसे मशरूम वगैरह, ये सारी चीजें, इन सबको हम लोग किंगडम फंजाई में रखते हैं। एनिमल्स में सारे जीव जंतु आ सकते हैं, शेर, कुत्ता, बिल्ली, है ना। सभी ह्यूमंस आ जाते हैं और सभी एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। और प्लांट वाले किंगडम में सभी के सभी पेड़ पौधे, ठीक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो हमको जीव जगत का वर्गीकरण में हमने पढ़ना है कि हमने जीव, इस पूरे संसार में जितने भी जीव हैं उनको हम लोगों ने 5 जगतों में बांट रखा है, उनका 5 अलग से किंगडम बना दिया। एक पूरे बैक्टीरिया का किंगडम, किंगडम मोनेरा। एक पूरे प्रोटोजोवन का किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। एक पूरे फंजाई यानी कि कवक का किंगडम, किंगडम फंजाई। और एक पूरा जानवरों का, जीव जंतुओं का किंगडम, यानी कि किंगडम एनिमल। और एक पूरा प्लांट का किंगडम, ठीक है ना। अब आगे देखो, चैप्टर नंबर 3 है हमारा, एक्सक्यूज मी,
खुला है, खुला है, खुला है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो हमारा तीसरा चैप्टर है क्या, वनस्पति जगत। मतलब देखो चैप्टर नंबर 2 में हमने कौन कौन सा पढ़ा कि नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद नंबर 3 पढ़ा फंजाई, नंबर 4 एनिमल और नंबर 5 प्लांट। तो देखो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, इसके बारे में डिटेल में, लेकिन इन दोनों का हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिटेल अलग से हमको चैप्टर में पढ़ना है। प्लांट वाला किंगडम जो है वो हम लोग चैप्टर 3 में करेंगे, ठीक है ना। वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लांट पहले कैसे थे, है ना। जैसे सबसे पहला जो प्लांट था उसमें स्यूडो लीव्स, स्यूडो स्टेम, स्यूडो फ्लावर्स हुआ करते थे, यानी कि फेक फेक तने, यानी कि तने जैसे दिखते परंतु तने नहीं होते। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 हमको पढ़ना है प्राणी जगत, यानी कि किंगडम एनिमल, ये वाला, जिसमें हमको पढ़ना है पोरीफेरा किंगडम, किंगडम एनिमेलिया जिसमें आता है हमारा मैमल्स, हम लोग आते हैं ना वर्टिब्रा किंगडम, जिसको हम लोग बोलते हैं मैमल्स, हम लोग मैमल्स होते हैं, तो उस सब वाला। तो ये वाले चैप्टर है जिसमें हम लोग जीव जंतु, शेर, चीता, भालू, कीड़े, मछलियां, पक्षी, पशु पक्षी जितने सब आते हैं सब के सब हमको कहाँ पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत में। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। अब ये दो चैप्टर एक जैसे, पुष्पीय पादपों की आकारिकी और पुष्पीय पादपों का शरीर। आकारिकी, आकारिकी का मतलब हम इसमें इनकी मॉर्फोलॉजी करेंगे, ठीक है। माने कि इसमें हम पढ़ेंगे तने के बारे में, पौधे के तने होते कैसे हैं, किन किन कोशिकाओं से बनती हैं। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, पत्तियां बनती कैसे हैं, पत्तियों के अंदर कोशिका का संगठन, कोशिका का संरचना कैसे होता है। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे जड़ के बारे में, जड़ों की संरचना कैसी होती है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे डिटेल। और है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है पुष्पीय पादपों का शरीर। इसमें भी बेसिकली यही वाला चैप्टर ही पढ़ना है, बट इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट रहेगा, जिसमें हम लोग कैसे भोजन बनाते हैं, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, इन सारे का हम लोग काम पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है प्राणियों की संरचनात्मक संगठन। प्राणियों का, अभी देखो चैप्टर नंबर 5 और 6 में हमने पौधों क्या पढ़ा, पौधों के जड़ कैसे होते हैं, तने कैसे होते हैं, फूल पत्तियां कैसी होती हैं, फल कैसे निकलते हैं ना, उनकी संरचना, उनके अंदर का लेयर कितना होता है, उनका क्या कहते हैं डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सारा हमने पढ़ा। लेकिन अब हम लोगों को इसी में मनुष्यों के बारे में पढ़ना है कि प्राणियों में जो संरचनात्मक संगठन होती है वो कैसी होती है। इसी में आप लोगों को पढ़ना है कि क्या कहते हैं ऊतक वाले चैप्टर। आप लोगों ने कक्षा 9 में ऊतक पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये सारी चीजें पढ़ी थी। यही सेम टू सेम हमें इसमें भी पढ़ना है प्राणी जगत का संगठन, और इसमें हम लोगों को हमारे प्यारे मेढक और हमारे प्यारे कॉकरोच के शरीर का संगठन भी पढ़ना है कि मेढकों का शरीर कैसे संगठित होता है, मेढकों के पैर, है ना, मेढकों के मतलब शरीर की संरचना और कॉकरोच की शरीर की संरचना, हमें ये चीजें पढ़नी है। और चैप्टर नंबर 8 कोशिका। अब आपको पता ही है कोशिका चैप्टर में क्या होगा, कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज कब हुई, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, है ना। फिर उसके बाद इनकी क्या कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी चीजों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 क्या है, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। जैव अणु बेसिकली जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, जैव अणु का मतलब होता है आपका विटामिन, है ना, आपका प्रोटीन, आपका अमीनो एसिड, आपका न्यूक्लिक एसिड, इन सारों को हम लोग जैव अणु बोलते हैं। बेसिकली जो कोशिका होती है और कोशिका के बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, ये सारे के सारे बने किससे होते हैं,
जैव अणु से ही तो मिलते हैं, जैव अणु से ही मिलकर के बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए आरएनए होता है, डीएनए आरएनए से ही आगे शरीर का निर्माण होता है ना, बाकी सारी कोशिका विभाजन होता है। ये सारा काम कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर आप ध्यान दो तो हमारा शरीर कोशिका से बना होता है, लेकिन कोशिका भी तो कहीं से बनी होती होगी। तो कोशिका बनती किससे है? जैव अणुओं से। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। आप लोगों ने याद करो, आप लोग कक्षा 10 में जब जैव प्रक्रम वाला चैप्टर पढ़े थे तो जैव प्रक्रम में आप लोगों ने पढ़ रहा था पोषण। पोषण वाले चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग आप लोगों ने पढ़ी थी पोषण के प्रकार यानी कि पोषक तत्व। उसमें पढ़ा क्या था? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, है ना, और फैट, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें पढ़ी। सेम टू सेम हमको वही सारी चीजें डिटेल में यहाँ पढ़नी है। यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे बने होते हैं, है ना, क्या क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। अब आपका चैप्टर नंबर 10 आपका है कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन। इसमें आप कोशिका चक्र का मतलब सेल साइकिल, माने कि सेल जब विभाजित होती है तो उसकी जो साइकिल चलती है G1, G2, है ना, M फेज, S फेज, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। फिर कोशिका विभाजन, यानी कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है ना, एक होता है समसूत्री विभाजन, जब वो अपनी ही कॉपी बनाती है तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, जब वो अपनी कॉपी नहीं बनाती, अपनी डॉटर सेल बनाती, यानी कि अपने जो गुणसूत्र होते हैं उनका दो बराबर भागों में बंटवारा कर देती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री, अर्धसूत्री से ही नाम पता चलना, अर्ध सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र का विभाजन। उसमें गुणसूत्र डबल हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, आधे आधे। और समसूत्री, सम का मतलब क्या होता है? बराबर, सूत्र माने गुणसूत्र, यानी कि जब विभाजन होगा तो दोनों में डीएनए या फिर गुणसूत्र का जो मात्रा होगी या गुणसूत्र की जो संख्या होगी वो दोनों में समान रहेगी। तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसे नोट कर लो, समझ लो इसके बाद। और हाँ, अगर वीडियो को मजा आ रहा है तो इसे शेयर करो सब दोस्तों के पास, इसे नोट कर लीजिए। फिर बाकी के बचे हुए 19 चैप्टर उनका एनालिसिस करते हैं। तो देखो, मैंने आप लोगों के सारे चैप्टर जो हैं बाकी के नाम यहाँ लिख दिए, ठीक है। देखा जाए एक बार करके, जो जो चैप्टर कटे हैं, 3 चैप्टर कटे हैं, वो 3 चैप्टर के नाम लास्ट में मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको नहीं पढ़ना। तो आप उन चैप्टर को क्रॉस मार लेना। देखो, पहला है आप लोगों का मतलब चैप्टर नंबर 11, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक संश्लेषण लिख दिया। संश्लेषण यानी कि आपको इस वाले चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण पढ़ना। देखो, अभी तक आप लोग कक्षा 10 तक जो भी चीज पढ़े वो आप लोग एक ही चैप्टर के अंदर एक एक हेडिंग, दो दो हेडिंग के अंतर्गत पढ़ डाले, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोग हर एक चीज जो हेडिंग आप कक्षा 9, 10, 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे वो यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट हो गई है। यहाँ पर एक एक पूरा चैप्टर बन गया है। आप लोग प्रकाश संश्लेषण कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे एक हेडिंग के थ्रू, है ना। यहाँ पे उस प्रकाश संश्लेषण पे पूरा का पूरा एक पार्ट ही है, पूरा का पूरा एक पार्ट है। वहां आप एक हेडिंग पढ़े थे, यहाँ पूरा एक पार्ट है। तो यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये आपको बात पता ही होगी, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। C4, C3 प्लांट होते हैं, कैम प्लांट होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण से हानियां, जल की हानि जो होती है ना, जल का उत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों के किन किन भागों से भी प्रकाशन, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण मोस्ट कॉमनली पत्तियों में होता है ना, बट तनों से भी होता है, कुछ जड़ों से भी होता है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आप लोगों ने पढ़ा था ना लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। हिल ने दिया था हमारा लाइट रिएक्शन, डार्क ने दिया, ब्लैकमैन ने दिया था डार्क रिएक्शन। वो सारी चीजें हमको चैप्टर नंबर 11 में पढ़नी। चैप्टर नंबर 12 में है पादपों में श्वसन। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण करके, प्रकाश संश्लेषण करके हम लोगों ने ग्लूकोज तो बना लिया, प्रकाश संश्लेषण करके हम लोगों ने
ग्लूकोज तो बना लिया, लेकिन ग्लूकोज को एटीपी में बदलने से एटीपी से ऊर्जा बनाएंगे कैसे? ये वाला मेथड जो है आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ग्लूकोज से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, या NADPH2 का निर्माण करा जाता है। कौन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 12 में, यानी पादपों में श्वसन। इसमें क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पौधों में वृद्धि कैसे होती है, कहाँ कहाँ पर वृद्धि होती है। बेसिकली इसमें हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 कह रहा हूँ, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे ना, बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें आप लोगों ने पादप हार्मोन पढ़े थे, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सारे हार्मोन, ये वाले हार्मोन जो है हम लोग चैप्टर नंबर 13 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे। देखो उसमें आप लोगों को पढ़ना है पौधे कहाँ कहाँ से वृद्धि करते हैं। पौधों की देखो दो तरह के से वृद्धि होती है, एक होती है जड़ों के थ्रू वृद्धि, एक होती है तनों में वृद्धि। तो जड़ में वृद्धि कैसे होती है? जड़ में कितने रीजन होते हैं वृद्धि के, और तनों में कितने रीजन होते हैं? पत्तियों की वृद्धि कैसी होती है ना, और जो कणिका निकलता है वो कैसे होते हैं, फ्लावर कैसे बनते हैं, बीज का अंकुरण कैसे होता है, फल का परिपक्वन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 14 श्वसन एवं गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय का मतलब गैस एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण या पर्यावरण में छोड़ देना। श्वसन कैसे करते हैं ये भी आप लोगों ने पिछले साल कक्षा 10 में पढ़ा है ना, श्वसन वाला चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम में। देखो श्वसन भी पढ़ा है, परिसंचरण भी पढ़ा है, उत्सर्जन भी पढ़ा है, तीनों चीजें पढ़ी हैं, लेकिन तीनों चीजों को इस बार आप फिर से रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा और 3 अलग अलग पाठ में पढ़ना पड़ेगा, 14, 15, 16। इसमें आपको श्वसन कैसे होता है, श्वसन के एक्चुअल मेथड कैसे होते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने में कि एक्चुअल में श्वसन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। केवल श्वसन के लिए आपके लंग्स ही नहीं होते, आपका ब्रेन से लेकर के आपके श्वसन तक कितना समय लगता है, क्या क्या सिग्नल आते हैं, है ना, हर चीज पढ़ेंगे और कुछ कैलकुलेशन होती है वो भी करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 15 में शरीर द्रव तथा परिसंचरण। शरीर द्रव का मतलब होता है आपका लसिका, आपका रुधिर, उसके बारे में पढ़ेंगे और उनका परिसंचरण पढ़ेंगे, यानी कि हृदय, जिसमें हम लोग हृदय की एक डिटेल संरचना पढ़ेंगे, हृदय काम कैसे करता है उसका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 में उत्सर्जी उत्पाद तथा उनका निष्कासन, यानी कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जी उत्पाद यानी कि हानिकारक पदार्थ बनते हैं, है ना, आपको पता ही है जब कोशिका क्या कहते हैं श्वसन करती है, ऑक्सीकरण करती है, पाचन करती है ना, ग्लूकोज का, तो उसके कारण क्या होता है हमारे बॉडी में अनेक प्रकार की चीजें बनती हैं, जैसे कि यूरिया बनती है, थोड़ी सी मात्रा में अमोनिया बनती है, कुछ और भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, कुछ ग्लूकोज की मात्रा हानिकारक होती है जो हमारे शरीर में डायबिटीज जैसे रोग को उत्पन्न कर सकती है। तो उनका निष्कासन करने के लिए हम क्या करते हैं, किडनी का उपयोग करते हैं। किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाई जाती है, तो वो पूरा डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 17, 18, 19 यही 3 चैप्टर बचे, चलो इनको देखो। गमन एवं संचलन। भाई आपके बॉडी में गमन का मतलब होता है मूवमेंट, आपके बॉडी का जो मूवमेंट होता है ये किसके वजह से होता है? ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन फटाफट कमेंट में वीडियो पॉज करके बताना। ए, हड्डियों द्वारा आपकी पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है। बी, आपके मांसपेशियों द्वारा। सी, आपके क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू द्वारा। और डी, आपके ब्लड द्वारा। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? हड्डी ए, अगर आपका ऑप्शन ए है तो लिख देना ए और लिख देना हड्डी या बोन। बी आपका है मसल यानी कि पेशियां, मांसपेशियां। सी है आपका एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक। और डी है आपका रुधिर यानी कि रक्त यानी ब्लड। ठीक, इसका ऑप्शन वीडियो पॉज करके दे देना, फिर मैं देख लूंगा, जिसका गलत होगा उसकी पिटाई होगी।
हो गया, दे दिए। चलो देखो, हमारा जो बॉडी में गमन एवं संचलन होता है वो होता है मांसपेशियों द्वारा, ठीक है ना, मांसपेशियों द्वारा होता है। तो हम लोग मांसपेशियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मांसपेशियां बनती कैसे हैं, मांसपेशियों के अंदर की कोशिका कैसी होती है, मांसपेशियां कैसे कार्य करती हैं, उनमें कैसे मूवमेंट होती है ना, अभी हम लोग उसमें बहुत पढ़ेंगे। जेड लाइन होती है, जेड मूवमेंट होती है, ये सारी चीजें, एच मूवमेंट होती है, पढ़ेंगे हम लोग पूरा। फिर उसके बाद तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपने ब्रेन के बारे में, ये खोपड़ी के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, ये दोनों मिल करके न्यूरॉन सेल के साथ कैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करते हैं, है ना। इसमें एक चीज और है, रिफ्लेक्स एक्शन, मे भी शायद वो इस साल कट चुका है, अगर नहीं कटा रहेगा तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक। यानी कि हम लोग को इस वाले चैप्टर में पढ़ना है कि हम लोग कैसे ब्रेन से कंट्रोल रहते हैं, हमारा ब्रेन के बारे में मेनली हमको पढ़ना है। ये भी कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ और डिटेल में पढ़ लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 है, लास्ट चैप्टर आपका, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। ये वाला चैप्टर भी, इसके भी कुछ कुछ पोर्शन आप पढ़ चुके हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इस वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है रासायनिक समन्वय, यानी कि हमारे रसायन पदार्थ, इट इज कॉल्ड हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन्स के द्वारा हमारे बॉडी के कंट्रोल्स कैसे होते हैं, बॉडी में कंट्रोल्स होते हैं ना, ग्रोथ होना, ग्रोथ का रुक जाना, है ना, प्यूबर्टी आना, प्यूबर्टी का रुक जाना, है ना, गैमेट्स का तैयार होना, गैमेट्स का रुक जाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हैं जो कक्षा 10 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे और डिटेल में उसके बारे में पढ़ना है तो और मजा आने वाला है, मतलब समझ रहे हो, चीजें का नॉलेज डबल, मजा भी तो डबल, एकदम फुल इंटरटेनमेंट क्लास चलने वाली, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समन्वय यानी हार्मोन्स के द्वारा, पहले पढ़ना है हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अगर आप लोगों को पता है हार्मोन्स के प्रकार तो आप फटाफट हमको कमेंट में बताइए फटाफट, है ना। हार्मोन्स कितने होते हैं, आपको जितने नाम पता हो उतने हार्मोन्स का आप कक्षा 10 में जितने आपने हार्मोन्स पढ़े हैं, बिना आप लोग बेइज्जती करे मेरी, फटाफट हार्मोन्स के नाम कमेंट में बता दो, ठीक है ना। और ये जो क्लास 11 के बच्चे देख रहे होंगे, इसमें से हमारे क्लास के टॉपर भी हैं, तो अगर आपने उन्हें इसका आंसर नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप नकल करके पास हुए थे। चलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब जो चैप्टर हमें नहीं पढ़ना उसको मैं बता दूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि सर ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये चीज मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद लिखता हूँ। तो देखो मैंने पीछे चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं, देखो कौन कौन से, ये हमारे नॉट इन सिलेबस, यानी कि हमारी ये चीज, ये चैप्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं आने वाले। कौन कौन से हैं, पादपों में परिवहन, जाइलम फ्लोएम जानते हैं ना, जाइलम फ्लोएम यानी पादपों में जल का अवशोषण होता है, फिर परिवहन कैसे होता है, ये सारी चीजें ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, तो डिटेल में जाएंगे भी नहीं। खनिज एवं पोषण, मिनरल्स वगैरह होते हैं और उनका पोषण कैसे होता है, उनसे पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, ये वाला भी चैप्टर टोटली कट चुका है, इसकी एक भी हेडिंग नहीं पढ़नी। और तीसरा है पाचन एवं अवशोषण, इसको काटना नहीं चाहिए था, जैसे आपने श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण रखा था वैसे इसको भी रख देते, कोई दिक्कत थी नहीं, परंतु इसे भी काट दिया गया जिसमें आपको पाचन तंत्र होता कैसे और अवशोषण कैसे होता है ये सारी चीजें पढ़नी थी, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर जो हैं वो आपके सिलेबस से कट चुके हैं, आपको पढ़ने हैं नहीं, तो इन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना, इनको पढ़ा भी नहीं जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए तो आप लोग बता देना, हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, इस चैप्टर को भी निपटा डालेंगे, ठीक। गाइस, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बाकी की नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना, ठीक है, तब तक के लिए सी यू।